फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद करने वाला पॉइंट, वही मैंने लिखा है। जो पॉइंट लगभग आप ऑप्शन देखकर बना सकते हो, उस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने नहीं ऐड किया है, वही ऐड किया है जो एकदम एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट लाइन यहाँ पे है। तो जॉन इंजन हाउसेज सनलाइट के प्रेजेंस में गिव बबल्स एक्वेटिक प्लांट, जिसके मतलब ये हुआ कि वो भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये कौन एक्सपेरिमेंट किया गया था? जॉन इंजन हाउसेज के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जब सनलाइट के प्रेजेंट होता है तो गिव बबल्स एक्वेटिक प्लांट, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उसके बाद है TW इंगलमैन ने ये बताया था प्रिज्म इलिमिनेटेड ग्रीन एल्गा, जो होता है क्लाइडोफोरा। क्लाइडोफोरा ये ग्रीन एल्गा है, जो ये प्रिज्म इलिमिनेट करता है ग्रीन एल्गा, वह क्लाइडोफोरा है। फिर है माइल स्टोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील, इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं। जो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं वह लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन टेक, तो ये कौन बताते हैं? माइलस्टोन है वह माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया था पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑक्सीजन टेक प्लांट थ्रू H2O ब्रेक डाउन। ऑक्सीजन प्लांट जो लेते हैं वह H2O के ब्रेक डाउन से लेते हैं। ये रिएक्शन ऐसे होता है जैसे 2H2A, ये पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में ऐसे होते हैं 2H2O प्लस CO2, और ये लाइट के प्रेजेंस में 2A प्लस CH2O प्लस H2O, इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं 2H2A प्लस CO2। तो 2A अलग हो जाता है, फिर CH2O अलग और H2A अलग। फिर ग्रीन, ये पर्पल बैक्टीरिया में H2S में S डोनर सो नोट इवॉल्व हाइड्रोजन। ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया में H2S में S डोनर होते जिसके कारण वह हाइड्रोजन की इवॉल्व नहीं करते। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन मेसोफिल, फोटोसिंथेसिस मेसोफिल में अकर्स होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। जो क्लोरोप्लास्ट के मेसोफिल वाला पार्ट में ये होते हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम स्ट्रोमा जो होते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम में स्ट्रोमा, वह रिस्पॉन्सिबल लाइट सिंथेसिस, वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट के लिए, सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। तो मेम्ब्रेन सिस्टम स्ट्रोमा हो गया रिस्पॉन्सिबल लाइट सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर, इन स्ट्रोमा में बात करते हैं तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं सिंथेसिस शुगर और विच इन टर्न फ्रॉम स्टार्च। तो इन स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ शुगर्स भी होते हैं, विच इन टर्न फ्रॉम स्टार्च। पिगमेंट में क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन, पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन। एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है और CB पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल B पिगमेंट वह येलो ग्रीन में होते हैं, और जैंथोफिल जो होते हैं वह येलो कलर का होता है। तो ध्यान में रख लीजिए, क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, और क्लोरोफिल B का कलर होता है वह येलो ग्रीन होता है। जैंथोफिल का जो कलर होता है वह येलो होता है। कैरोटीनॉइड होते हैं वह येलो से लेकर ऑरेंज कलर में वेरी करता है। और लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होते हैं उसमें 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, 100 मॉलिक्यूल जो होते हैं पिगमेंट का वह प्रोटीन से बाउंड होते हैं। 100 लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम इन 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, वह प्रोटीन से बाउंड होता है। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल पिगमेंट, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। ईच फोटो सिस्टम, हर फोटो सिस्टम के पास हर तरह के पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए को छोड़कर। फॉर्मिंग लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एल्सो कॉल्ड एंटीना। फोटो सिस्टम 1 के पास P700 नैनोमीटर का वेवलेंथ होते हैं। और देख लीजिए जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले ये सनलाइट है, सनलाइट यहाँ से सनलाइट आता है, इस पे पड़ता है। सनलाइट का ये जो रोशनी आ रहा है यह लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर पड़ता है, यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। PS2 जो होते हैं
वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा वह दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के पास भेजते हैं। दूसरे हार्वेस्टिंग सिस्टम के पास भेजने पर फिर PS1 जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो PS1 जो होते हैं वह ATP प्लस IP से ATP का फॉर्मेशन करता है और ATP फॉर्मेशन के बाद वह NADP प्लस से NADPH का फॉर्मेशन करता है। जब फर्स्ट लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के पास ही जो H2O होता है वह H2O ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और यहीं से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ऊपर की ओर चला जाता है। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है, ये भी पॉइंट ध्यान में रख लीजिए। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है वह थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है। लाइट जो होते हैं, लाइट जैसे लाइट आया क्लोरोफिल 2 के पास जहाँ पर P70 होते हैं और फिर P70 के पास यहाँ पर क्लोरोफिल 2 है और कहने का मतलब PS यहाँ पे 1 होगा, तो PS1 ही साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन स्ट्रोमा लैमेला ऑफ ग्रैना। ग्रैना के जो स्ट्रोमा लैमेला होता है वहाँ पे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लैमेला ऑफ ग्रैना के पास होता है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लाइट आता है सबसे पहले PS1 के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तब वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कर देता है जहाँ पे ADP से IP बनता है, फिर इलेक्ट्रॉन इसी के पास आता है, तो ऐसे चक्र चलते रहता है। इसीलिए यहाँ पे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, बार बार ATP का फॉर्मेशन होता रहता है जो कि स्ट्रोमा लैमेला में होता है। लैमेला ऑफ द ग्रैना है बोथ फोटो सिस्टम। जो स्ट्रोमा लैमेला होते हैं उसमें दोनों तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। स्ट्रोमा लैमेला लैक फोटो सिस्टम टू lamella of grana have both photosystem. Stroma lamella lack photosystem 2 as well as NADP reductase enzyme. स्ट्रोमा लेमेला के पास लैग फोटोसिस्टम 2 एंड उसके साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम की भी कमी होते हैं। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नॉट पास ऑन टू NADP प्लस। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नॉट पास ऑन टू, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं the excited electron not pass on to NADP plus but is cycled back to the photosystem 1 complex. The excited electron not pass on to NADP plus but is cycled back to the photosystem 1 complex. तो यहाँ पे ध्यान रखिए जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं नोट पास ऑन टू NADP प्लस के पास नहीं जाता बट इज साइकल्ड बैक टू, वह पीछे की ओर आ जाता फोटो सिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स के पास। तो यहाँ पे भी ये चीज़ देख सकते हैं वह आगे की ओर न जाकर फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाता है। इन साइक्लिक नोट फॉर्मेशन ऑफ NADP प्लस H प्लस, तो इस तरह का फॉर्मेशन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में नहीं होता। जेड स्कीम में ये होते हैं, देख सकते इसी में बनता है। It occurs in cyclic phosphorylation also occurs when more than 680 नैनोमीटर जहाँ पे रहता है वेवलेंथ वहाँ पे ये अकर्स होते हैं। अब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहता है, तो इसमें भी ज़्यादा खास तो है ही। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रोमा लेमिला के पास लो हाइड्रोजन होता है और जो इनर साइड देखेंगे स्ट्रोमा के इनर साइड तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन रहता है। वो इसलिए क्योंकि पहले जैसे ये प्लांट के पार्ट है तो उसमें प्लांट के पार्ट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मीजोफिल होते हैं, मीजोफिल सेल के अंदर ये सब होता है थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन स्ट्रोमा ये सब अकर्स होते हैं। तो ये थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन पूरा देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रोमा वाला पार्ट है ये सब। तो स्ट्रोमा के पास लो पीएच होता है। लाइट सबसे पहले है, लाइट आता है फोटो सिस्टम 2 के पास जहाँ पे 680 नैनोमीटर होता है। वहाँ आने के बाद H2O का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने का मतलब ये हो गया कि वह ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद हाफ O2 प्लस H प्लस और फिर यहाँ पे यहाँ फॉस्फोक्विनोन मतलब PQ के पास जाता है हाइड्रोजन यहाँ से, तो अब PQH2 बनता है। फिर इस तरीके से ये चक्र चलते रहता है और बाहर से भी कुछ हाइड्रोजन आता है तो इस तरीके से PQH2 और ये बनता है। देन यहाँ से फर्दर फॉस्फो मतलब प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। प्लास्टोसाइनिन के पास जाने के बाद
ये साइटोक्रोम B6F के ट्रांसपोर्ट होते हुए पीसी के पास जाता है। पीसी मतलब प्लास्टोसाइनिन के पास जाने के बाद फिर P70 यानी कि PS1 के पास जाता है, फिर FD से FNR के कन्वर्ट होते हैं। तो यहीं पे NADP+H और तब यहाँ जो बनते हैं NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले लाइट आया, लाइट आने के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद PQ जो होते हैं फॉस्फोक्विनोन या प्लास्टोक्विनोन, वह PQH2 में कन्वर्ट होता है। फिर ये आता है साइटोक्रोम B6F के पास आता है, देन प्लास्टोसाइनिन के पास आने के बाद यह P70 के पास आता है, PS1 जिसको कहते हैं, और फिर FD के पास फिर FNR। यहाँ पे भी लाइट फर्दर आता है। तो यहाँ पे क्योंकि PQH2 से भी हाइड्रोजन मिल रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का भी, जिसके कारण यहाँ बहुत सारा अंदर इनर हाई इलेक्ट्रॉन केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है, क्योंकि बाहर लो रहता है और अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है अंदर। और देन फर्दर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वह CF0 से CF1 से ट्रांसपोर्ट होते हुए फाइनली ATP का सिंथेसिस करता है। पीएच ये वाला जो देख रहे हैं यह स्ट्रोमा वाला पार्ट है, बाहर अंदर ल्यूमेन पार्ट है। तो डिक्रीज पीएच इन ल्यूमेन, क्योंकि हाइड्रोजन तो बाहर निकल रहा है, ल्यूमेन हाई हाइड्रोजन, ज़्यादा हाइड्रोजन होने के कारण वहाँ पे पीएच का मान कम होता है इसके अंदर कंपेयर टू बाहरी साइड। तो ये वाला देख लीजिए क्या है। along with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in biosynthetic reaction. Along with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in biosynthetic reaction. तो जो NADPH के साथ जो प्रोड्यूस्ड होते हैं ATP, वह यूज हो जाता है बायोसिंथेटिक रिएक्शन के द्वारा, टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा और रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो ATP एंड NADPH का ये सब में काम आ जाता है। लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस्ड ATP NADPH एंड O2। जो लाइट रिएक्शन होते हैं वो ये सब को प्रोड्यूस्ड करते हैं ATP NADPH O2। मेल्विन कैल्विन यूज 14 कार्बन इन एल्गल फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जिसको 3PGA कहते हैं, 3 कार्बन कॉल्ड कैल्विन साइकिल सिंस देन CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं मेल्विन कैल्विन यूज 14 कार्बन इन एल्गल फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। तो मेल्विन कैल्विन यूज 14 कार्बन, अलगल जो एल्गी फोटोसिंथेसिस किया उसमें 14 कार्बन का उन्होंने यूज किया, और फर्स्ट जो CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट बना वह 3 कार्बन वाला था ऑर्गेनिक एसिड, जिसका नाम था PGA, 3 कार्बन ड्यूरिंग कॉल्ड कैल्विन साइकिल। इसी को कहा क्योंकि 3 की सिंस देन CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और CO2 एसिमिलेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें होता है। अब उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज 5 कार्बन, क्योंकि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर सबसे पहले था वह 5 कार्बन का कीटोस शुगर राइबुलोज बिसफॉस्फेट था, RUBP जिसको कहते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर 2C कंपाउंड बिफोर डिस्कवरी ऑफ 5 कार्बन RUBP। तो 5 कार्बन वाले जो राइबोलोज शुगर है उसके खोज होने से पहले माना जाता था कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वह 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, और जब डिस्कवरी हो गया 5 कार्बन वाला राइबोलोज का तब पता चला कि 5 कार्बन कीटोज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। केल्विन साइकिल RUBP जनरेटेड होते रहता है। केल्विन साइकिल में जनरली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन में जैसा कि हमने देख लिया कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, वह CO2 एक्सेप्टर है। यहाँ पे भी जान चुके हैं कि 5 कार्बन वाला CO2 एक्सेप्टर, तो CO2 एक्सेप्ट करके कार्बोक्सिलेशन करता है। कार्बोक्सिलेशन करने के दौरान यहाँ पे क्या होता है कि सबसे मोस्ट क्रूशियल स्टेप है ये, जहाँ पे 3PGA ऑक्सीजनेज तो करेक्ट RUBP।
तो 3PGO ऑक्सीजनेज होकर वह RUBP बनता है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होता है। तब कार्बोक्सिलेशन होने के बाद कौन सी का फॉर्मेशन करता है, वह 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है। 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट। एवरी CO2 एंटरिंग 3 ATP एंड 2 NADPH रिक्वायर। एवरी CO2 एंटरिंग, प्रत्येक CO2 एंटरिंग में 3 ATP एंड 2 NADPH रिक्वायर होते हैं। 2,3 PGA एवरी CO2 एंटरिंग 3 ATP एंड 2 NADP। ये वाला लाइन समझिए, अच्छे से याद ही कर लीजिए। हर CO2 मतलब एक CO2 एंट्री करता है तो उसमें 3 ATP और 2 NADPH का रिक्वायरमेंट होते हैं। ये लाइन खास है। फिर है यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट बनने के बाद आता है रिडक्शन स्टेप। रिडक्शन स्टेप में जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ ATP जो होते हैं रिडक्शन स्टेप के दौरान, ATP जो होते हैं वह ADP प्लस PI प्लस NADPP प्लस बनता है। मतलब ATP प्लस NADPH से क्या बनता है, ADP प्लस PI, ये ब्रेकडाउन हो जाता है, साथ में इसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि रिडक्शन हुआ है जिसके कारण हाइड्रोजन एक हट जाता है। तो रिडक्शन में ATP प्लस NADPH जो होते हैं वह ADPP प्लस PI प्लस NADP बन जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यूज 2 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर CO2 फिक्सेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए यूज 2 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर CO2 फिक्स्ड। ग्लूकोज के बनने के लिए इतना सारा चीज़ का जरूरत पड़ता है, 2 ATP फॉस्फोराइलेशन के लिए और 2 NADPH जरूरी होता है CO2 फिक्स्ड के लिए। द फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 एंड 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। तो फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मतलब ग्लूकोज के बनने के लिए 6 CO2 और 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे देख रहे थे रिडक्शन स्टेप में क्या हुआ, और रिडक्शन स्टेप के बाद ट्राइओज फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पर सुक्रोज और स्टार्च का ये फॉर्मेशन करता है, ट्राइओज फॉस्फेट। तो ट्राइओज फॉस्फेट का सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। देन उसके बाद ATP से ADP बनाता है, जहाँ पे रीजनरेशन होते हैं। ATP से ADP बनाता है और रीजनरेशन होता है। यहाँ पर रीजनरेशन ATP से ADP बनाता है थर्ड स्टेप पे। ट्राइओज फॉस्फेट के बाद ही सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन में ATP से ADP का फॉर्मेशन करता है। देन फिर रीजनरेशन के बाद राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट होते हैं। फिर इस तरह की ये साइकिल चलते रहता है। तो कहाँ पे क्या होता है वो ध्यान में रख लीजिए। अब यहाँ पे इन और आउट, जैसे 6 CO2 आया तो 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और 18 ATP से 18 ADP का फॉर्मेशन होता है, 12 NADPH इन होता है तो 12 NADP बनता है। तो ये कौन सा हम देख रहे हैं यहाँ पे, C3 साइकिल में। अब C4 साइकिल में देख लीजिए क्या होता है। C4 साइकिल में, जिसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा खोजा गया था इसीलिए। तो यहाँ पे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन वाला PEP एंजाइम है। यहाँ पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 की इन C4 प्लांट लेस PEP कार्बोक्सिलेज। जो C4 प्लांट होते हैं उसके पास PEP कार्बोक्सिलेज कम होता है इन मीजोफिल में, एंड ज़्यादा जो होते हैं वहाँ पेप कार्बोक्सिलेज कम होता है। कौन चीज़ ज़्यादा होता है, रूबिस्को एंजाइम ज़्यादा होता है। तो ध्यान में ये पॉइंट रख लीजिए। जो C3 प्लांट होते हैं वह है उसमें पेप कार्बोक्सिलेज ज़्यादा होता है, और C4 प्लांट में रूबिस्को एंजाइम ज़्यादा होते हैं। केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल द मेजोफिल सेल्स बट डज सो ओनली इन बंडल शीथ सेल। वैसे केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल मेजोफिल सेल बट डज सो ओनली, लेकिन वे कहाँ पे होते हैं, खासकर बंडल शीथ सेल में। अब हैच एंड स्लैग पाथवे में देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 है। एटमॉस्फेरिक CO2 ये मेजोफिल सेल है पूरा। मेजोफिल सेल एटमॉस्फेरिक CO2 मेजोफिल सेल में आता है, जहाँ पे HCO3 ये कन्वर्ट होता है HCO3 में। तब उसके बाद फिक्सेशन होता है C4 एसिड का। C4 एसिड फिक्सेशन होते हैं। C4 एसिड फिक्स हो गया इधर साइड, तब डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद
3 कार्बन वाला एसिड बनता है और उसके दौरान CO2 भी अलग हो जाता है, तब C3 एसिड ट्रांसपोर्ट होकर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान C3 एसिड वाली रीजनरेशन होते हैं। रीजनरेशन के बाद फाइनली फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे HCO3 और फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट इसी एक ही साथ है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक CO2 है वह HCO3 और फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट है। तब देन फिक्सेशन C4 एसिड दोनों मिलकर C4 एसिड को फिक्सेशन करता, C4 एसिड फिक्स हो गया तो डिकार्बोक्सिलेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन के बाद C3 एसिड और CO2 यहाँ पे है, तब ट्रांसपोर्ट होते हैं C3 एसिड, रीजनरेशन होते हैं और तब ये बनता है। तो इस तरह की ये हैज़ेंड स्लैग पाथवे होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर और बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हर तरह की चीज़। फोटो फॉस्फोराइलेशन में है कि इन केल्विन साइकिल RuBp प्लस CO2। फोटो रिस्पायरेशन में कि इन केल्विन साइकिल RuBp प्लस CO2 रूबिस्को एंजाइम जो होते हैं, इन केल्विन साइकिल में RuBp प्लस CO2 मिलकर रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में 2,3-PGA का फॉर्मेशन कर लेता है। इन C3 प्लांट ऑक्सीजन बाइंड्स टू RuBp। इन C3 प्लांट में ऑक्सीजन जो होते हैं, इन C3 प्लांट्स ऑक्सीजन बाइंड्स टू RuBp, सो CO2 फिक्सेशन डिक्रीज। C3 प्लांट में ऑक्सीजन बाइंड कर लेगा अगर रूबिस्को एंजाइम से तो CO2 फिक्सेशन कम हो जाएगा इंस्टेड ऑफ RuBp के अलावा 2-PGA जो होते हैं, यहाँ 2-PGA वाला होता है RuBp। 2-PGA बाइंड्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1-फॉस्फोग्लिसरेट का ये फॉर्मेशन करेगा। इंस्टेड ऑफ RuBp 2-PGA बाइंड्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1-फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट्स इन अ पाथवे कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये वाला पॉइंट से याद कर लीजिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होते हैं। In C3 plant oxygen binds to RuBp so CO2 fixation decrease. Instead of RuBp 2-PGA binds with RuBp के अलावा अगर 2-PGA बाइंड करेगा ऑक्सीजन से तो 1-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा एंड 1-फॉस्फोग्लाइकोलेट्स का फॉर्मेशन करेगा इन अ पाथवे। तो इसी को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। रिलीज CO2 यूज ऑफ ATP। रिलीज CO2 यूज ऑफ ATP, नो सिंथेसिस शुगर नॉर ATP। तो फोटो रिस्पायरेशन में रिलीज CO2 करता है ATP की यूज करके, लेकिन वहाँ पे नो सिंथेसिस शुगर और नॉर ATP का फॉर्मेशन करता है। रूबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज। रूबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। अगर रूबिस्को फंक्शन अगर करेगा तो वहाँ पे कार्बोक्सिलेज मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को वह कम कर देगा। फैक्टर से अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में गया ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में जनरल ये कहा गया कि अगर एक से ज़्यादा सोर्स अगर अफेक्ट कर रहा होगा तो आप एक एक सोर्स को हटा कर देखिए। जो सोर्स हटाने पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो समझिए कि वो फैक्टर उसके लिए ज़रूरी है या उस फैक्टर से नहीं हो रहा है ये फोटोसिंथेसिस। सेकेंड फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.05% तक है तो गुड है। C4 सेचुरेशन शो करता है 360 माइक्रो यूनिट लीटर इनवर्स और C3 प्लांट जो सेचुरेशन शो करता है 450 माइक्रो लीटर इनवर्स। C3 अलाउड टू ग्रो इन CO2 enriched at mesosphere that leads to higher yields। मोबिलेटम यहाँ पे C3 अलाउड टू ग्रो इन CO2 enriched। C3 होते हैं जहाँ पे CO2 enriched होते हैं एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हायर यील्ड्स। C3 अलाउड टू ग्रो इन CO2 enriched एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हायर यील्ड्स। वही हायर यील्ड करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का जो याद करने वाला पॉइंट है वो। ऐसे ही कुछ और पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।